हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च का पार्ट 8, या आप इसको स्टेप 8 भी बोल सकते हैं। ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टेप 8 जो है आपका वो है राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। स्टेप 8 में हम जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो लिखते हैं। ये आपका लास्ट स्टेप है और अगेन बहुत ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट स्टेप हो जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट स्टेप हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो टेक्निकल स्किल होती है उसको भी हम एनालाइज करते हैं, प्लस आपकी जो राइटिंग स्किल होती है वो भी हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। दोनों चीज़ें एनालाइज होती हैं कि आप कितने ज़्यादा बेटर राइटर हैं, वो भी यहाँ पे देखा जाता है। तो जो रिपोर्ट होती है वो बेसिकली आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करती है कि आपने क्या चीज़ें करी है। मतलब अगर आपने रिपोर्ट एक्सप्लेन करा, रिपोर्ट आपने बनाया है रिसर्च रिपोर्ट, तो उसमें आपको लोगों को ये बताना होता है कि इस रिसर्च को करके आपकी क्या फाइंडिंग आपको मिली, क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो इस रिसर्च से, और क्या चीज़ें आपने डिस्कवर की है। ये सारी चीज़ें आपको जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसमें मेंशन करना होता है। तो रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो उसका जो स्टाइल होता है वो एकेडमिक स्टाइल होता है, एक प्रॉपर वे होती है जिसमें उस रिपोर्ट को लिखा जाता है। और जो लैंग्वेज होती है वो भी एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है। किसी भी इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप रिपोर्ट को नहीं बना सकते हो। जो प्रॉपर गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करके ही आप रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो कि डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर। बट जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बताने वाली हूं। तो पहला जो फॉर्मेट है आपका, जो बेसिक फॉर्मेट है आपका, वो है टाइटल पेज। सबसे पहला जो होता है आपका वो आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज के अंदर आप देते हो कि रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, मतलब नेम ऑफ द रिसर्च, वो आप दिखाते हो। उसके बाद जो रिसर्चर है उसका नेम आता है जिसने वो रिसर्च कंडक्ट करी है। पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट आता है, मतलब कि आपकी क्या पर्पस थी, क्या ऑब्जेक्टिव था आपका रिसर्च करने का, वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप मेंशन करते हो। और डेट ऑफ पब्लिकेशन आता है, जिस डेट को ये रिसर्च आपकी पब्लिश हुई है। ये सारी चीज़ें आपकी जो रिसर्च आपका रिपोर्ट है इसका ये पहले जो टाइटल पेज होता है उसमें ये चीज़ आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में आपके डिफरेंट जो कंटेंट्स होते हैं रिपोर्ट के, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं चैप्टर वाइज। मतलब चैप्टर होता है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के चैप्टर होते हैं। और उन सारे चैप्टर्स में जो भी आपके कंटेंट होते हैं रिपोर्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो पहला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 1, इसमें आपका आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स और इन सब हेडिंग आर लिस्टेड। तो जो भी आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है, जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में आपका आता है रिसर्च डिज़ाइन। तो मतलब इसका हो गया कि जो रिसर्च डिज़ाइन आपने फॉलो करी है वो आपका आ जाता है चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में आपका आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। चैप्टर 4 में आपका आता है समरी एंड कंक्लूजन और एंड सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स, ये आपका आ जाता है चैप्टर 4 में। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 4 चैप्टर में। चैप्टर 1 में आपका हो गया जो भी आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है। चैप्टर 2 में आपका हो गया रिसर्च डिज़ाइन, जो रिसर्च डिज़ाइन आपने फॉलो करी है। चैप्टर 3 में आपका हो गया डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा एनालिसिस में जो भी आपने डेटा एनालाइज किया है उनका इंटरप्रिटेशन किया है, ये सारी चीज़ें आ गई। चैप्टर 4 में जो आपकी समरी है एंड कंक्लूजन है, इसके अलावा इसमें फर्दर क्या रिसर्च हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर 4 में आ गई। इसके अलावा जो आपके रेफरेंसेज होते हैं, बाइब्लियोग्राफी होती है, अपेंडिक्स होती है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं चैप्टर 4 के एंड में। तो अपेंडिक्स में आपका क्या आता है? अपेंडिक्स में आपके लिए जो भी आपने क्वेश्चनर यूज़ किए हैं, मतलब जो भी आपने डेटा कलेक्शन के टूल यूज़ किए हैं, वो टूल्स के बारे में आपको मेंशन करना होता है। अगर आपने कोई क्वेश्चनर में दिया हुआ है, क्वेश्चनर यूज़ किया है, तो एक क्वेश्चनर का पूरा फॉर्मेट आपको वहाँ पे लगाना होता है। एग्जाम्पल के लिए कि जो पर्सन है जो आपके रिसर्च को पढ़ेगा तो उसको पता चले कि किस तरीके का क्वेश्चनर आपने यूज़ किया था, क्या क्वेश्चंस थे और कैसे आपने उसको इंटरप्रेट किया। तो ये सारी चीज़ें आपके अपेंडिक्स में आती हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चनर को यहाँ पे आपको दिखाना होता है, अपना क्वेश्चनर यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। अगर आपने एक से ज़्यादा क्वेश्चनर यूज़ किए हैं, जैसे यहाँ पे केस दिया हुआ है कि एम्प्लॉय का क्वेश्चनर है एंड मैनेजर्स का क्वेश्चनर है, तो आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चनर्स यहाँ पे दिखाने होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आता है आपका लिस्ट ऑफ टेबल। लिस्ट ऑफ टेबल का जो सेक्शन है, इसमें आपने जितने भी जो आपके टेबल्स हैं, पूरे रिसर्च में जितने भी टेबल्स आपने यूज़ किए हैं, उन सारे टेबल्स का पेज नंबर एंड टाइटल यहाँ पे मेंशन होता है, ताकि जो भी आपका टेबल्स देखना चाहे वो इस पेज से इजीली नेविगेट कर सके आपके
टेबल्स के पेज को, मतलब यहाँ से आपका पेज नंबर देखे और वो इजीली पेज नंबर ढूंढ के आपके रिसर्च में टेबल को देख सके। देन आपका आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स। लिस्ट ऑफ फिगर्स में ये जो नेक्स्ट सेक्शन है, यहाँ पे आपके जितने भी आपने फिगर्स यूज़ किए हैं, जितने भी आपके ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट हैं, जितने भी इस तरह के अपने स्टैटिकल मेथड्स यूज़ किए हैं, फिगर्स यूज़ किए हैं, इनके सारे टाइटल एंड पेज नंबर होते हैं ताकि जो पर्सन है वो इजीली उन फिगर्स को, उन ग्राफ्स को नेविगेट कर सके, उनको देख सके। नेक्स्ट आता है आपका एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का बेसिक मीनिंग जो होता है, यहाँ पे हम क्रेडिट देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने हमारी रिसर्च में कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे आपके इंस्टीट्यूट हो गया, जिस इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च कर रहे हो, इसके अलावा जो प्रिंसिपल है उस इंस्टीट्यूट का वो पर्सन हो गया, फैकल्टीज़ जिन्होंने आपको गाइड किया है, चाहे वो आपके रिसर्च गाइड हों, चाहे आपके वो टेक्निकल गाइड हों, उन लोगों को आप एक्नॉलेज करते हो। रिसर्च के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको आपने सर्वे किया है, जिनका, उनको आप एक्नॉलेज करते हो। इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स होंगे आपके, जिन लोगों ने भी आपको कंट्रीब्यूट किया है, उन सारे लोगों को आप एक्नॉलेजमेंट के अंदर एक्नॉलेज करते हो। तो बेसिकली एक जो ग्रेटिट्यूड होता है वो आप यहाँ पे पे करते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की, अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो पहला जो होता है इंट्रोडक्शन आपका, तो इंट्रोडक्शन के सेक्शन में हम बेसिक बात करते हैं रिसर्च की, जो सेटिंग होती है आपकी, मेन जो एम होगा आपका या ऑब्जेक्टिव होगी, ये सारी चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाती हैं। तो जो भी आपने रैशनल फॉलो किया है, मतलब जो भी आपने एम बनाया था रिसर्च का, वो आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन पार्ट में। नेक्स्ट आपका आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो जितना भी आपने रिव्यू लिटरेचर किया है, जितना भी लिटरेचर को आपने रिव्यू किया है, वो सारी चीज़ें आपकी इस सेक्शन में आती है। तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन पाई है लिटरेचर रिव्यू करके, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट आपका आता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के सेक्शन में जो भी आपने रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया है, जो भी प्रैक्टिकल डिटेल्ड है रिसर्च से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो जो भी पार्टी है, जो भी आपका रिसर्च पढ़ रही है, अगर वो रिसर्च डिज़ाइन के सेक्शन को देखेगी तो इजीली उसको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का रिसर्च डिज़ाइन मेथड आपने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आप बेसिकली ये बताते हो कि किस तरीके से जो डेटा आपने गैदर किया था, डेटा कलेक्ट किया था, उसको आपने कैसे एनालाइज किया है एंड कैसे उसको इंटरप्रेट किया है। ये सारी चीज़ें आपको डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में बतानी होती हैं। इसके अलावा जो उनसे रिलेटेड आपके ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं या एसोसिएटेड स्टैट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में ही आती हैं। समरी एंड कंक्लूजन में आपका वो सारा समरी आती है, जो भी आपको फाइंडिंग मिली है उस रिसर्च से, जो भी आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ये सारी चीज़ें आपकी समरी एंड कंक्लूजन में आता है। या चाहे आप उसका रिलेशन हो, चाहे आपका सेम रिसर्च का रिलेशन हो, या आप जो भी आपने समरी एंड कंक्लूजन मिली है आपको, अदर जो लिटरेचर है या जो अदर रिसर्च है, वो भी आपका यहाँ पे समरी एंड कंक्लूजन में आएगा। उसके अलावा आप रिकमेंडेशन, जो आपका सेक्शन होता है, रिकमेंडेशन में आपको ये बताना होता है कि इफ़ द रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड फॉर any client organization, this section should be treated as the most important part of the report। तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी रिसर्च है जो कि आप किसी के बेसिस पे कर रहे हो, किसी के बिहाफ पे कर रहे हो, किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या किसी भी क्लाइंट के लिए कर रहे हो कोई रिसर्च, तो आपको उनको रिकमेंडेशन देनी होती है कि मैंने ये रिसर्च करी है, इसका ये इंटरप्रिटेशन है, अब आपको इस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे ये चेंजेस करने चाहिए या ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको रिकमेंडेशन देनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट है कोई, और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक रिसर्च कर रहे हो और आप वहाँ पे जो आप मतलब आप एक रिसर्चर हो और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी क्लाइंट है, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप उनको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करोगे। जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग आपने करी, रिसर्च करी, और मार्केटिंग रिसर्च का जो इंटरप्रिटेशन आया वो ये आया कि अगर वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में चेंजेस लाएंगे तो उनकी जो ग्रोथ होगी, जो उनकी सेल्स है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको रिकमेंडेशन बतानी होगी उनको कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट में चेंज ला सकते हैं अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है। तो इस तरीके से आपको रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट है आपका सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च। यहाँ पे इस सेक्शन में आपको बताना होता है कि क्या फर्दर स्कोप हो सकता है और कैसे हम रिसर्च को फर्दर
कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जब भी आपका ये रिसर्च एथिक्स का भी पार्ट है, क्योंकि जब भी आप रिसर्च मतलब बनाते हो, कोई रिसर्च करते हो और रिसर्च का प्रपोजल ड्रॉ करते हो या फिर रिसर्च का रिपोर्ट बनाते हो, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि कैसे कोई और पर्सन जो रिसर्च करने वाला है, और अगर वो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करता है, तो जब वो आपके लिटरेचर को रिव्यू करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपके लिटरेचर के बेसिस पे वो अपनी लिटरेचर को इंक्रीज कर सकता है या अपने लिटरेचर में फर्दर रिसर्च कर सकता है। तो इसलिए ये सजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका आता है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, या जिसको हम बिब्लियोग्राफी भी बोलते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली जो आपके टेक्स्ट मैटर हैं, जो रेलेवेंट हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं, और जितने भी लिटरेचर आपने इंक्लूड किए हैं, जिनको आप रिफ़र करना चाहते हो अपने रिपोर्ट में, उन सारे रेफरेंस को यहाँ पे आप मेंशन करते हो। इसमें आपके URL भी हो सकते हैं, जो भी आपने नेट से चीज़ें ली हैं वो भी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आपके जितने भी आपने जर्नल्स, आर्टिकल उनको यूज़ किया है, उनका रेफरेंस आप यहाँ पे दोगे। जितने भी आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, उनका आप रेफरेंस यहाँ पे दोगे। इसके बाद आता है आपका अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्सेस होते हैं आपके यहाँ पे, स्पेशली जो क्वेश्चनर होते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करते हो। तो जो भी आपने रेलेवेंट मटेरियल जो भी आपने यूज़ किया हुआ है, एज एन एग्जांपल, मतलब एज अ जो भी आपने रेलिवेंट मटेरियल यूज़ किया एज अ एग्जामिनर, आप एग्जामिनर थे उस मटेरियल के, आप उस जो भी आप क्वेश्चनर ले रहे थे या जो भी आप इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो एक बेसिकली जो आपने जो क्वेश्चनर यहाँ पे यूज़ किया था लोगों को सर्वे करने के लिए, वो पूरा क्वेश्चनर यहाँ पे आपको इंक्लूड करना होता है अपेंडिक्सेस में। इसके अलावा अगर आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं तो सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप मेंशन करोगे। फिर लास्ट में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ ऑल। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं आपके वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो इंस्टामोजो की जो आपकी स्टोर है उस पर, तो वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।